Hello students, so we are doing chapter 3, that is current electricity, and today we will study the next topics of this chapter. So we will study one by one. First is combination of resistors. अब हमने resistors के बारे में पढ़ लिया था कि resistors क्या होता है, ठीक है ना। ओम्स लॉ पढ़ा, resistor पढ़ा जो कि एक पैसिव डिवाइस है, रेजिस्ट करता है करंट को। तो हमें जैसे हमने कैपेसिटर्स में पढ़ा और आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा रेजिस्टर्स में, तो हमारे को क्या करना है, रेजिस्टर्स हम सीरीज में भी लगा सकते हैं, पैरेलल में भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है सीरीज में, वही कैपेसिटर में जो हमने पढ़ा था या अपने क्लास 10th में जो रेजिस्टर्स में पढ़ा था। सीरीज में हमें पता है करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है, ठीक है ना। अक्रॉस ईच रेजिस्टर पोटेंशियल इज डिफरेंट। So suppose we have three resistors R1, R2 and R3 connected to a battery V. ठीक, so potential drop across R1 is V1, potential drop across R2 is V2 and potential drop across R3 is V3. So by Ohm's law we know V equal to IR. So what is V1? V1 equal to I into R1. करंट तो सेम है, ठीक है ना, सीरीज में करंट सब में रेजिस्टर्स में सेम जा रहा है। V2 equal to IR2 and V3 equal to IR3. सो इफ RS इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, अगर हम इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं जिसमें कि RS टोटल रेजिस्टेंस है कॉम्बिनेशन का और उसमें ओम्स लॉ लगाएं तो क्या होगा, V इज इक्वल टू IRS, ठीक है। ऐसे ही हमने कैपेसिटेंस का किया था, बहुत इजी है। और हमें पता है कि पोटेंशियल क्या होता है, टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू सम ऑफ दिस पोटेंशियल ड्रॉप प्लस दिस पोटेंशियल ड्रॉप प्लस दिस पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे V1, V2, V3 और V की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। एंड व्हेन वी सब्ट्रैक्ट आई कॉमन हो जाएगा, इधर राइट हैंड साइड में आई कॉमन हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आई के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विद दिस RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, सिंपली ऐड हो जाते हैं। ऐसे ही बिल्कुल सेम डेरिवेशन हमने कैपेसिटर्स में की थी, बट कैपेसिटर्स में क्या था, सीरीज में कैपेसिटर्स क्या होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, बट रेजिस्टेंस में क्या है, सिंपली ऐड हो जाते हैं। सो ये तो 3 रेजिस्टर्स की बात थी। अगर n रेजिस्टर्स होते तो मेरे पास क्या आता, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn, n रेजिस्टर्स के बारे में क्लियर। सो सेम रेजिस्टर्स इन पैरेलल। सो पैरेलल में रेजिस्टेंस में क्या होता है, पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है हर रेजिस्टर में, बट क्या सेम रहता है, पोटेंशियल सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस सेम रहेगा। पैरेलल में इतना हमें पता है, करंट क्या होता है, हम करंट को ऐड करते हैं। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है हमारे पास सपोज 3 रेजिस्टर्स हैं पैरेलल में, टोटल करंट I जा रहा है तो डिवाइड हो जाएगा करंट इन द फॉर्म ऑफ I1, I2 एंड I3 अक्रॉस रेजिस्टर R1, R2 एंड R3. So by Ohm's law we know current in this arm, R1 arm is I1 is V by R1, current I2 is equal to V by R2. V सेम है, आपको पता हो गया, अब तो पता लग गया होगा आपको कि पोटेंशियल अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स आर सेम, क्लियर। और अगर RP टोटल कॉम्बिनेशन, मतलब हम इसका सपोज कोई इक्विवेलेंट सर्किट बनाए, उसमें टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस का RP, P मींस पैरेलल, टोटल रेजिस्टेंस है तो टोटल करंट कितना होगा उस सर्किट में, टोटल पोटेंशियल डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, क्लियर। बट वी नो द टोटल करंट इज गिवन बाय I1 प्लस I2 प्लस I3, or if we put the value of I1, I2, I3, so this is V by RP is V by R1 plus V by R2 plus V by R3, or we can say 1 by RP is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So this is basically the resistance combination in parallel. Parallel में resistance combination क्या होगा, 1 by RP equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. And if we have n number of resistors, n number of resistors में क्या होगा, जितने रेजिस्टर होंगे, 4 रेजिस्टर होंगे तो R4 तक आ जाएगा कॉम्बिनेशन, 5 रेजिस्टर होंगे तो R5 तक आ जाएगा। ऐसे ही n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं तो 1 by RP is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 up to 1 by Rn, क्लियर। आपको क्लास 10th में भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर से आपने यही सेम डेरिवेशंस किए, ठीक है। बस 12th में क्या है, 12th में बेसिकली इसका न्यूमेरिकल आते हैं हमारे पास, कि हमारे पास एक रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। रेजिस्टर्स का क्या है, मेरे पास कॉम्बिनेशन है, तो रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन में मुझे क्या, रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन से टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, टोटल रेजिस्टेंस की। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस
and do this in your homework notebook and just let me know the answer. Here each resistance is 10 ohm. सारे resistance की यहाँ वैल्यू 10 ohm है और यहाँ सब resistance की वैल्यू क्या है, स्मॉल r आपको लिखा है. क्लियर? So you have to do this. Next is internal resistance of cell. So what is internal resistance of cell? हमने इसके पहले भी हमने EMF पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था. तो हमें पता है हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं जिसके बीच में कुछ इलेक्ट्रोलाइट है. ठीक है, जिसके बीच में क्या है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है. सो करंट कैसे जा रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड. जो हम बैटरी या सेल की बात करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बनाते हैं हम बैटरी और सेल का, वही ये एक्चुअली वही सेल है. ठीक है ना, इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल है. तो इलेक्ट्रॉन सपोज नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल में आएगा तो पॉजिटिव से इस इलेक्ट्रोलाइट के बीच में से जाके गुजर के इस इलेक्ट्रोलाइट के बीच में से फिर एन पे जाएगा. फिर ऐसे ऐसे प्रोसेस पूरा होगा ना. या पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ कहीं आएगा और नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जाएगा. तो जब चार्ज इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज जिसकी भी अगर बात करें हम, तो जब वो इलेक्ट्रोलाइट के बीच में से पास होंगे तो इलेक्ट्रोलाइट कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस. हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में. सो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल टू द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस. And on what factors this internal resistance depends? It depends on the nature of electrolyte. It is directly proportional to the concentration of electrolyte. It is directly proportional to the distance between the electrodes. इन दोनों electrodes के बीच में distance कितना है. It is inversely proportional to the common area of electrodes immersed in the electrolyte. And it increases with decrease in temperature. जैसे जैसे टेम्परेचर अगर कम होता रहेगा रेजिस्टेंस इंक्रीज होता रहेगा. क्लियर? सो these are the 5 points on which 5 factors on which it depends. It means internal resistance. So here we have to find the relation between internal resistance, terminal potential difference and EMF. So हमने इससे पहले भी प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर जब स्टार्ट किया था मैंने आपको EMF टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया था. सपोज वी हैव अ सर्किट एंड अ सेल. मेरे पास एक सेल है जिसका EMF कितना है, E है. क्लियर? इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R है. ठीक. तो जब ये EMF से हम जब इस सेल से करंट ड्रॉ करते हैं तो इस टर्मिनल के अक्रॉस A और B के अक्रॉस हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है. ठीक है. जब कोई करंट ड्रॉ नहीं करते इस सेल से तो हमारे पास क्या होता है, EMF होता है उस सेल का. EMF हमने बोला था बेसिकली वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम वर्क डन इन बेसिकली पासिंग द चार्ज इन द होल सर्किट. पूरे सर्किट में चार्ज यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ा, दैट इज EMF. क्लियर? सो व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल व्हेन अ करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. जब इस सेल से हम करंट लेंगे, ठीक है, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल, सेल के टर्मिनल मतलब A और B, सपोज A और B, ये जो रेजिस्टेंस बनाया है ये इंटरनल रेजिस्टेंस ही है सेल का, बस इसको एक्सटर्नली यहाँ दिखाया है. ये सेल के बीच में इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वही है. सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ है, A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है व्हेन द करंट इज बीन ड्रॉन फ्रॉम दिस सेल. जो हमारे पास सिंपल सेल है, जब मार्केट सेल है तो वो सेल क्या होता है, उसका EMF होता है. ठीक है. So consider a cell of EMF E and internal resistance R connected to external resistance capital R. Suppose a constant current I flows through it. Suppose constant current flow रहा है. So by definition of EMF, we know what is EMF. That is work done by a cell in carrying a unit charge across the closed circuit. यही था हमने EMF के बारे में पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में. So work done in carrying a unit charge across this closed circuit. Clear? So उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B. इस यहाँ से A पॉइंट से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए यहाँ तक. ठीक है, इतना वर्क डन करना पड़ेगा, प्लस इस B से A में जाने में वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है ना. सो टोटल वर्क डन पूरे सर्किट में चार्ज को घुमाने के लिए वर्क डन फ्रॉम दिस A टू B अगेंस्ट एक्सटर्नल रेजिस्टर and work done from B to A against this internal resistor. So total EMF is equal to potential from A to B plus potential drop from B to A. उसको V और V dash लिखा.
सो बाय ओम्स लॉ, अब ओम्स लॉ में V अगर निकालना है, इस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस A से B में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जितना भी होगा इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, I करंट है, R रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टर की, एक्सटर्नल रेजिस्टर की, सो V इक्वल टू IR, और V डैश कितना होगा, इसके अंदर यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, करंट कितना है, करंट तो I है, ठीक है ना, पूरे सर्किट में I करंट है, तो I इंटू स्मॉल r, तो उसके वैल्यू पुट करेंगे हम ई आई आर प्लस आई आर, एंड आई को हम कॉमन लेंगे, क्लियर। सो यहां से अगर करंट की वैल्यू निकाल लें, सर्किट में टोटल कितना करंट फ्लो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सो टोटल करंट इज ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। So the terminal potential difference that send the current I through R. So terminal potential difference कितना होगा, V equal to IR, ठीक है ना, V equal to IR था ना, तो टोटल करंट की वैल्यू निकाल ली मैंने। So टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बिटवीन A एंड B। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है, A और B के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है, कितना ड्रॉप है, जब यहाँ से यहाँ करंट जाएगा तो इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप है, ठीक है ना, तो V कितना I इंटू R, तो I की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ। ऑल्सो वी नो दैट, यहां हमने ये पढ़ा था E इक्वल टू V प्लस V प्राइम, सो यहां से V निकालेंगे तो क्या होगा, E माइनस V प्राइम, यही लिखा है यहाँ E माइनस V प्राइम, सो V इक्वल टू E माइनस I इंटू R, V इक्वल टू E माइनस I इंटू R, कैसे आया, V प्राइम की वैल्यू डाल दी, V प्राइम की वैल्यू क्या IR, सो V इज E माइनस IR। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, V इक्वल टू E माइनस IR, ये क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस सेल, टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस सेल व्हेन वी ड्रॉ द करंट फ्रॉम दिस सेल। जब हम इस सेल से करंट ड्रॉ कर रहे हैं, करंट ले रहे हैं, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की कितनी वैल्यू आ गई, V इक्वल टू E माइनस IR, क्लियर। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू EMF माइनस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, क्लियर। V इक्वल टू E माइनस IR, वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट इज फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी कैन फाइंड, अगर V इक्वल टू E माइनस आई आर है, I स्मॉल r, तो स्मॉल r की वैल्यू निकाल सकते हैं, और यहाँ I की जगह मैंने V बाय कैपिटल R पुट कर दिया, क्लियर। सो मेरे पास यहाँ से जो इंटरनल रेजिस्टेंस निकल के आया, वो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना निकल के आया, R इक्वल टू E माइनस V बाय V इंटू R। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का ये रिलेशन है। इंटरनल रेजिस्टेंस इज E माइनस V बाई V इंटू कैपिटल R। सो हम कुछ स्पेशल केसेस करते हैं जो कि डायरेक्टली आपके MCQs क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। सो व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट, जब सेल ओपन सर्किट में, मतलब कुछ भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे, ओपन सर्किट का मतलब कुछ भी करंट नहीं आ रहा, ठीक है ना, कुछ भी करंट नहीं आ रहा, दैट मीन्स करंट इज जीरो। सो व्हेन I इज जीरो, जब करंट जीरो होगा, हमने क्या पढ़ा रिलेशन, V इक्वल टू E माइनस IR, जब I जीरो होगा तो दैट मीन्स V इक्वल टू E। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, EMF के। और वही मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में भी, जब हम सेल मार्केट से लेके आए, अभी तो उसमें कुछ करंट नहीं, हमने वो सेल कहीं नहीं लगाया, ठीक है ना। सो वहां पर क्या है, वो सेल की EMF है, दैट मीन्स जितना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट्स है, दैट इज इक्वल टू EMF when the cell is in open circuit, and when the current is being drawn from the cell, so due to internal resistance we have V less than E। V is equal to E minus IR है, so terminal potential difference is always less than E when we draw the current from the cell, and when the cell is being charged, उससे opposite क्या होगा, जब सेल चार्ज हो रहा हो, जब सेल चार्ज हो रहा हो तो V equal to E plus IR। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है क्वेश्चन, when the cell is being charged, जब सेल चार्ज हो रहा हो तो क्या होगा उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, सबको याद होता है V इक्वल टू E माइनस IR। नो, वो कब होगा, जब हम सेल से करंट ले रहे हैं, ठीक है, जब सेल को चार्ज कर रहे हैं किसी और एक्सटर्नल मीडियम से, हम सेल को सपोज चार्ज कर रहे हैं, तो हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V इक्वल टू E प्लस IR। सो दिस इज द थ्री स्पेशल केसेस। Next we have to do we have to draw some graph, so one by one we'll see about the graphs. So first is E versus R graph. So E versus R graph क्या है, E क्या है EMF और R क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और EMF तो क्या है, मैंने बोला था जब हम, हमारे पास सिंपल सेल है, अभी कुछ सर्किट में नहीं लगा, ओपन सर्किट है, तो वो सेल का क्या होता है EMF, तो वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा,
ठीक है। सो ईएमएफ और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच में अगर ग्राफ बनाना है तो क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, पैरेलल टू दिस आर वाई। जितना भी इसका सेल का ईएमएफ है उतना ही ईएमएफ रहेगा, वो डिपेंड नहीं करेगा रेजिस्टेंस पे, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना भी इंक्रीज हो जाए ईएमएफ की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सो ई वर्सेस कैपिटल आर ग्राफ इज लाइक दिस। नेक्स्ट इज वी वर्सेस आर ग्राफ। वी क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और आर क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सो V वर्सेस R ग्राफ क्या होगा, सो वी नो दैट V इक्वल टू आई आर, और I क्या होता है, E अपॉन R प्लस R। अभी हमने पढ़ा है इसको, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कैपिटल R कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, E अपॉन 1 प्लस R बाय R, और ऊपर से R से कैंसिल हो जाएगा। सो मेरे पास V इक्वल टू E अपॉन, ये ग्राफ आ गया। सो एज यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, एज R इंक्रीजेज V ऑल्सो इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम बढ़ाएंगे, ठीक है, सपोज पहले 10 ओम था, फिर देन 20 ओम, 30 ओम, तो जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, बढ़ेगा ही ना, उतना ही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उस पाथ में जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रहे हैं वहां पर उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, तो जितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना V की वैल्यू भी बढ़ेगी। सो ये क्या है, हम यहां से ग्राफ से देखते हैं। सो व्हेन R टेंड्स टू जीरो, जब इस R की वैल्यू टेंड्स टू जीरो होगी, मतलब ऑलमोस्ट जीरो के पास होगी, सो क्या होगा, जब ये इसकी वैल्यू सपोज जीरो है, ठीक है ना, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, R बाय R इन्फिनिटी हो जाएगी। इन्फिनिटी प्लस 1 क्या होगा, इन्फिनिटी, और E अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो, एनीथिंग बाय इन्फिनिटी जीरो। सो व्हेन R अप्रोचेस जीरो, V इक्वल टू जीरो। सो R इक्वल टू जीरो पे V जीरो है, ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा ओरिजिन से। व्हेन R इक्वल टू R, जब कैपिटल R स्मॉल r के इक्वल होगा, यहाँ पर R इक्वल टू R डालेंगे तो क्या होगा, E अपॉन 2 आंसर हो जाएगा। सो V इक्वल टू E अपॉन 2, V इक्वल टू E अपॉन 2, तो EMF क्या होगा, हाफ वैल्यू होगी R इक्वल टू R पे। एंड व्हेन R टेंड्स टू इंफिनिटी, जब R बहुत ज्यादा है, कौन सा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कैपिटल R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंफिनिटी है जब, तो ये क्या हो जाएगा, R अपॉन इंफिनिटी, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो V इक्वल टू E। सो ये V का ग्राफ क्या जाएगा, E के पास अप्रोच होगा, सो V अप्रोचेस E। तो ये है ग्राफ V वर्सेस R का। क्लियर, बहुत सिंपल से मैंने आपको सब मैथमेटिकल स्टेप बता दिए, आपको ग्राफ क्रैम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको एग्जाम में जनरली ये नहीं पूछा जाता, बट ग्राफ आपको ड्रॉ करना रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट इज V वर्सेस I ग्राफ, V और I के बीच में ग्राफ। हमें पता है V क्या होता है, E माइनस आई आर, कब, व्हेन वी ड्रॉ द करंट फ्रॉम द सेल, ठीक है। और अगर हम इसको रीअरेंज करें तो मैं V इक्वल टू माइनस आर आई प्लस ई भी लिख सकता हूँ, एक ही बात आई, ये दोनों इक्वेशन सेम है येलो और ब्लू कलर में, ठीक है। और हमें पता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर दिस इज ऑन y एक्सिस, दिस इज ऑन x एक्सिस, m इज द स्लोप एंड c इज द इंटरसेप्ट। तो हमारे को V और I के बीच में ग्राफ बनाना है, मतलब V y एक्सिस पे है और I x एक्सिस पे है, तो उसका स्लोप क्या है, स्लोप है माइनस आर। क्लियर, स्लोप क्या है हमारे पास, माइनस आर। सो और हमें पता है जब हम कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे, मतलब सेल ओपन सर्किट में है, तो V इज इक्वल टू E होगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम बहुत इजीली ग्राफ बना सकते हैं। कैसा ग्राफ बनाएंगे, ये V y एक्सिस पे है, I x एक्सिस पे है, स्लोप क्या है, माइनस आर। क्लियर, और फॉर I इज इक्वल टू जीरो, V इक्वल टू E, I की वैल्यू जब x एक्सिस पे जीरो वैल्यू है तो V की कितनी वैल्यू है, E, EMF। क्लियर, सो दीज थ्री ग्राफ्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व फॉर अ सेल। सेल के लिए ये थ्री ग्राफ्स की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, EMF के बारे में और उनका ग्राफ। नेक्स्ट इज सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। So just like we did resistors in series, resistors in parallel, same we have cells in series and cells in parallel. Cells को हम series में लगाते हैं, ऐसे ही हम cells को parallel में भी लगा सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमने एक सेल के बारे में बात की थी, एक सेल की EMF, एक सेल के क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम उन सेल्स को सीरीज में पढ़ेंगे। अगर सेल सीरीज में लगाएं तो टोटल EMF कितना होगा, टोटल करंट कितना होगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, ऐसे ही पैरेलल में। तो जस्ट लाइक वी रेड अबाउट रेजिस्टर्स, सेम हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर, सो फर्स्ट इज सेल्स इन सीरीज। सो व्हाट इज सेल्स इन सीरीज, सेल सीरीज में कब होते हैं, सो व्हेन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल एंड सो ऑन, देन द सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज।
सो जब सेल सीरीज में कैसे दिखेंगे, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे लगाओ तो सेल्स क्या होते हैं, तब सीरीज में होते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो हम बोलेंगे ये जो दोनों सेल हैं ये क्या है, सीरीज में है। तो सपोज मेरे पास दो सेल हैं सीरीज में, जिसकी फर्स्ट सेल की ईएमएफ कितनी है, E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, सेकंड सेल की ईएमएफ E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। क्लियर? So two cells of EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 are connected in series between point A and C. A और C point के बीच में दो सेल लगा दिए सीरीज में। Let I be the current flowing in series combination. Suppose I करंट फ्लो कर रहा है कहाँ से, from C to A, ऐसे I करंट सेल में फ्लो कर रहा है। और इसके इक्विवेलेंट हम एक सर्किट बना सकते हैं, जैसे हम रजिस्टर्स में बनाते थे, ऐसे जैसे हमने कैपेसिटर्स में भी बनाया कि दो सेल हैं, सपोज ये दो सेल का कुछ इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन आएगा, एक सेल E इक्विवेलेंट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस का कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, R इक्विवेलेंट। तो हमने बेसिकली E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, कि इक्विवेलेंट इन दोनों का कॉम्बिनेशन का EMF क्या होगा और इन दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। क्लियर? So let VA, VB, VC be the potential at point A, B and C. The potential difference across the terminal of cells will be same diagram, इधर मैंने दोबारा बना दिया है। तो क्या है, VA, VB, VC with the potential difference and point B and C. So हमें VAB निकालना है। What is VAB? VA minus VB. And what is VA minus VB? हमने पढ़ा भी V is equal to E minus IR होता है। So E1 minus I R1, यही लिखा है मैंने VAB में। Same, what is VBC? VBC is VB minus VC. Terminal potential difference across B and C, VB minus VC, and that is equal to E2 minus IR2. That is equal to E2 minus IR2. Clear? So अगर हमें निकालना किसके बीच में, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VAC में। So VAC क्या होगा, VA minus VC। VAC क्या होगा, VA माइनस VC। तो अगर हम इसमें VB को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, हमने क्या किया, माइनस VB प्लस VB, सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस इक्वेशन पे, VA माइनस VC वाले इक्वेशन पे। बट हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास यहाँ था VA माइनस VB, यहाँ VB माइनस VC। सो दोनों वैल्यूज हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो व्हेन वी पुट द वैल्यूज वी गॉट E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2, और हम EMF को एक तरफ रख लेंगे और करंट को कॉमन लेके दूसरी तरफ। सो VAC वी गेट E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। तो मैंने क्या किया, VA माइनस VB निकाला, VB माइनस VC निकाला, फिर VA माइनस VC निकाल दिया, तो मेरे पास एक ये इक्वेशन आ गई। अब आपको रेजिस्टर्स में भी हमने एक ही बात पढ़ा, V इक्वल टू E माइनस IR, यही तो हमें बनाना था, है ना। V इक्वल टू E माइनस IR। अगर मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट लूं और सपोज करूं इसके A और C में, मतलब इसका इक्विवेलेंट सर्किट ही है ये इक्विवेलेंट का साइन डाल रखा है बीच में मैंने, VA माइनस VC क्या होगा, VA माइनस VC इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। So equivalent circuit, if we replace this combination by a single cell of EMF E equivalent and internal resistance R equivalent, so equivalent R equivalent क्या होगा, VAC is E equivalent minus I into R equivalent. So equation 1 और equation, ये हमारी equation 1 थी, equation 1 भी VAC है, equation 2 भी VAC है। अगर जब दोनों को इक्वल करूंगा, दोनों को कंपेयर करूंगा, तो मेरे पास क्या आ गया, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 एंड R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो मेरे पास ये क्या, बेसिकली दो सेल्स जो हैं, दो सेल का कॉम्बिनेशन क्या है, E1 प्लस E2, और दो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, R1 प्लस R2। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब दो सेल जब सीरीज में लगे हुए हैं, दो सेल जब सीरीज में लगे हैं तो दोनों का EMF क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाता है सीरीज में, ठीक। सिंपली जैसे रेजिस्टर सीरीज में होता है, रेजिस्टर्स में उनका रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, देखो यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड हो गया, EMF भी ऐड हो जाता है, ठीक है, सिंपली ऐड हो जाएगा दोनों सेल्स का EMF। सो अब, और ये दो सेल्स के लिए था, अगर ऐसे ही n सेल्स हों तो क्या होगा, E1 प्लस E2 अप टू En। बट क्या है, द अबव एक्सप्रेशन फॉर E इक्विवेलेंट इज वैलिड व्हेन करंट लीव्स ईच सेल फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल। हमने बोला था करंट यहां से यहां जा रहा है, अगर सपोज एक भी सेल ऑपोजिट लगाओ, एक भी सेल ऑपोजिट लगाओ, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव लगाओ, एक भी सेल ऑपोजिट लगाओ तो उस सेल की EMF क्या हो जाता है, माइनस साइन आ जाता है उसके आगे। However, if one cell of EMF E2 say is turned around, then
अगर E इक्विवेलेंट तो क्या होगा E1 माइनस E2 प्लस E3 प्लस E4, समझ रहे हो। तो बेसिकली क्या है, हमने बोला था क्या कि अगर E इक्विवेलेंट है मतलब ये दोनों सेल सीरीज में है, अगर ये सेल E2 वाला सेल है, ये सपोज ऑपोजिट होता, पॉजिटिव नेगेटिव फिर या नेगेटिव पॉजिटिव होता, तो क्या होता है इसकी ईएमएफ क्या हो जाती है E1 माइनस E2, ठीक है, साइन चेंज हो जाता, कितना ईएमएफ हो जाता है उसका E1 माइनस E2। सो दिस इज सेल्स इन सीरीज। और इसमें क्या है, अगर हमारे पास n सेल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, n सेल का कॉम्बिनेशन है, तो हमारे पास कैसे दिखेगा, एक फर्स्ट सेल E2 सेकंड सेल थर्ड सेल फोर्थ सेल। So if we extend the above rule for n number of cells, then equivalent is E1 E2 up to En and R equivalent is R1 R2 up to Rn। So और इसका अगर इन n सेल्स का मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं, अगर ये n सेल्स का, तो n सेल्स हैं तो उसका ईएमएफ कितना हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाई E, क्लियर। और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाय R। बेसिकली 5 सेल्स हैं, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, तो कितना होगा टोटल रेजिस्टेंस 5R हो जाएगा, R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R, ऐसे ही ईएमएफ। सो टोटल ईएमएफ ऑफ n सेल्स इन सीरीज इज sum of EMF of all cell that is equal to NE। total resistance of n cells in series is NR, ठीक है। EMF कितना हो जाएगा NE, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा NR। ये सीरीज में है, अभी हम सीरीज के बारे में पढ़ रहे हैं। सो टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, अगर इस सर्किट के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट में R प्लस NR, दैट इज द टोटल रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये सीरीज में है इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। सो टोटल करंट कितना होगा, अब हमें पता है करंट कितना होता है, I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ कितना है NE अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है NR प्लस R, ठीक है। सो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल करंट आ जाएगा सर्किट में। सो वी हैव टू डू सम स्पेशल केस, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आएगा, इसलिए मैं हर टॉपिक के साथ आपको स्पेशल केस करा देता हूं क्योंकि वो एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको हेल्प करेंगे। सो वी नो हमारे पास अगर n नंबर ऑफ सेल सीरीज में लगे और उसके साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाओ तो टोटल करंट की इतनी वैल्यू आई, क्लियर। सो हमें निकालना होता है कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। सो अगर मैं इसमें देखूं, अगर R ग्रेटर देन NR है, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा है, किससे, सारे इंटरनल रेजिस्टेंसेस से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, ये स्मॉल nr नेग्लेक्ट हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद I इज इक्वल टू NE अपॉन R। और E अपॉन R क्या है, E अपॉन R इज द करंट ड्रॉन बाय अ सिंगल सेल। एक सेल की वजह से अगर करंट निकालूंगा जिसका EMF E है तो क्या आएगा E अपॉन R। ऐसे ही n सेल्स का होगा NE अपॉन R। सो I इज n मल्टीप्लाई बाय n टाइम्स द करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन सेल। और अगर उसका दूसरा केस करेंगे, अगर R लेस देन NR हो, R इज वेरी मच लेस देन NR, दैट मीन्स इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द इंटरनल कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्या होगा, ये R नेग्लेक्ट हो जाएगा कैपिटल R एंड वी आर लेफ्ट विद NE अपॉन NR, N से N कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद E अपॉन R। व्हाट इज E अपॉन R, द करंट गिवन बाय अ सिंगल सेल। जो सिंगल सेल की वजह से करंट होगा वो कितना होगा हमारे पास E अपॉन R। देखो सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो सेल कितना करंट देगा दैट इज E अपॉन R। उस सेल से हम कितना करंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज E अपॉन कैपिटल R, क्योंकि वो एक्सटर्नल सर्किट की बात है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान देने वाली थी। तो क्या है इसमें, thus when the external resistance is much higher than the total internal resistance, the cell should be connected in series to get the maximum current। ये वाला जो केस किया था इसमें क्या है, when the external resistance is much higher than the total internal resistance, जब external resistance बहुत ज्यादा है total internal resistance से, तो सेल उस टाइम पे कैसे कनेक्ट होनी चाहिए, सीरीज में कनेक्शन होना चाहिए ताकि हमें मैक्सिमम करंट मिल पाए। तो क्वेश्चन ये आता है how the cell be connected या how the inter resistances be connected to get the maximum current। so cells will be connected in series to get the maximum current। so this is all about cells in series। so let's study cells in parallel। so when the cells are in parallel, when positive terminal of all the cells are connected to one point and their negative terminal are connected to the other point, then cells are said to be connected in parallel। simply जैसे हम रेजिस्टर में करते थे, रेजिस्टर स्टेप्स में सब पैरेलल में होते हैं,
सेल्स के लिए क्या है, जब पॉजिटिव टर्मिनल सारे सेल का एक पॉइंट से जुड़ा हो और नेगेटिव टर्मिनल दूसरे पॉइंट से जुड़ा हो सब सेल्स का, तो हम बोलेंगे वो सारे सेल्स कैसे हैं, पैरेलल में कनेक्ट हैं। सपोज ये 2 सेल्स हैं हमारे पास, पॉजिटिव टर्मिनल और इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट से जुड़ा है B1 और नेगेटिव टर्मिनल दोनों का अनदर पॉइंट से जुड़ा है B2। सो ये दोनों सेल्स कैसे हैं, पैरेलल में है, ठीक है ना। ये जो बेटा मैं इंटरनल रेजिस्टेंस बना रहा हूँ ना R1 R2, ये सेल के अंदर ही होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि हमने मैथमेटिकल डेरिवेशन करनी है इसलिए बाहर बना दिया। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है, अभी हमने पढ़ा, उसके इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होता है। क्लियर, कुछ अलग से यहाँ रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ, उसके इंटरनली रेजिस्टेंस है जो स्मॉल r है। So suppose 2 cells A1 and E2 and internal resistance R1 and R2 are connected in parallel between the 2 points. Let current I1 and I2 from the positive terminal of 2 cells flow towards the junction B1. I1 और I2 कहाँ जा रहा है, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से इस जंक्शन की तरफ, ठीक है। और यहाँ से जितना I1 जा रहा है मतलब उतना I1 यहाँ आ रहा होगा, तभी तो यहाँ I1 जा रहा है, और I2 यहाँ से यहाँ। करंट है पैरेलल में क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो टोटल करंट इस C पॉइंट से, मतलब A और C वही दोनों टर्मिनल है, C पॉइंट से कितना करंट आ रहा है, I, ये दो करंट में डिवाइड हो गया I1 I2, तो यहाँ से कितना I1 I2 और बाद में कितना करंट आएगा, टोटल I। सो I इज I1 प्लस I2। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी इक्विवेलेंट सर्किट बिल्कुल सेम। तो हमें E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो हमारे पास ये डायग्राम है। As the two cells are connected in parallel, so potential difference across both the cells must be same. So potential difference between the terminals of first cell के terminals के बीच में potential difference कितना होगा, मतलब B1 और B2 के बीच में। So V equal to VB1 minus VB2, that is equal to E1 minus I1 R1. So V equal to E minus IR हमारे को relation पता है। So V क्या होगा, E1 माइनस करंट कितना है इसके क्रॉस I1 और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R1, सो V इक्वल टू E माइनस I1 R1। सो यहाँ से I1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही सिमिलरली इसके अक्रॉस कितना होगा, VB1 माइनस VB2 कितना होगा, E2 माइनस I2 R2, E2 माइनस I2 R2। क्लियर, तो यहाँ से I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम करंट क्यों निकाल रहे हैं, या I1 I2 की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि टोटल करंट कितना है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो हम उसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। हेंस I इक्वल टू I1 प्लस I2। पैरेलल चाहे कैपेसिटर्स हो, चाहे रेजिस्टर्स हो या सेल हो, हमारे को पता है हमें ये इक्वेशन ही लगाना है करंट वाला। सीरीज में पोटेंशियल वाला V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सो टोटल करंट आ गया हमारे पास। अब हम इस इक्वेशन जो आई इसको रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है ना। EMF इंटरनल रेजिस्टेंस एक तरफ आ गया, यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस और V कॉमन। इसको फिर से रीअरेंज करेंगे, इसको E1 इस वाले टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, दिस माइनस IR, या हम ऐसे बोल सकते हैं इस वाले टर्म को लेफ्ट में ले जाएंगे और I को राइट में ले आएंगे, ठीक है। रीअरेंज कराए सिंपली टर्म्स को, देन विल टेक LCM, और LCM लेने के बाद हमारे पास क्या आ गया, V की वैल्यू आ गई दिस माइनस I इंटू दिस। हमें यही तो चाहिए था। इक्विवेलेंट सर्किट में हमें पता है हमने बाद में लिखना है V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, है ना, और दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो हमारे को एक इक्वेशन आ गई है इन द फॉर्म ऑफ V इक्वल टू E माइनस IR, ठीक है। भले ही इसमें पैरेलल के केस में E में यहाँ R भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो V इक्वल टू E माइनस IR हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। सो इफ वी रिप्लेस दिस कॉम्बिनेशन बाय अ सेल ऑफ E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट, then we know VAC is equivalent minus IR equivalent, सेम है। और हमारे पास ये इक्वेशन आई है। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। ये भी VAC है, ये भी VAC है, ठीक है ना। एंड में तो दोनों के VAC है ना, तो दोनों को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो कंपेयर करने पे मेरे पास क्या आएगा, E इक्विवेलेंट ये हो जाएगा और R इक्विवेलेंट ये हो जाएगा। ये कैसे आया था हमारे पास, इनका E इक्विवेलेंट है ये, तो E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट की भी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, डेट इज E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। क्लियर। और R इक्विवेलेंट कितना है हमारे पास, R1 R2 अपन R1 प्लस R2, और 1 बाय R इक्विवेलेंट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो ये हो गया जब सेल्स पैरेलल में कनेक्ट हैं तो हमारे पास इक्विवेलेंट EMF कितना होगा, E1 R2 प्लस E2 R1, मतलब फर्स्ट सेल का EMF इंटू सेकेंड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस सेकेंड सेल का EMF इंटू फर्स्ट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अगर हमारे पास n सेल्स हैं तो हमारे पास E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट की ये वैल्यू होगी और 1 बाय R इक्विवेलेंट की ये वैल्यू होगी। सेम चीज है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, ठीक। आप एक बार इसको डेरिवेशन करेंगे बहुत इजीली समझ आएगा आपको। अब हमारे पास दो सेल थे, सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ सेल्स हैं,
ठीक है ना, n नंबर ऑफ सेल्स हैं, पैरेलल में कनेक्ट हैं, पैरेलल में n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्ट हैं, तो पैरेलल में ईएमएफ कितना होता है, ईएमएफ तो सेम रहता है, ठीक है ना। सो वी हैव n नंबर ऑफ सेल्स having EMF E and internal resistance R of each cell are connected in parallel. So the equivalent resistance capital R is given by कितना होगा बेसिकली रेजिस्टेंस, so 1 by R equivalent, यहाँ कितना है 1 by ये द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R प्राइम है बेसिकली, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R प्राइम है, R प्राइम किसको बोल रहा हूँ, R प्राइम में टोटल रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को बोल रहा हूँ, ठीक है ना, R प्राइम किसको बोल रहा हूँ, टोटल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, और उसको मैं R इक्विवेलेंट भी बोल सकता हूँ। सो 1 by R इक्विवेलेंट इज, इसका 1 by R 1 by R 1 by R सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐसे ही तो ऐड होते हैं, 1 by R प्लस 1 by R, n टर्म्स हैं, n नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो बेसिकली n by R, और यहाँ से मैं R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालूंगा, दैट इज R upon n, दैट इज R upon n, क्लियर। सो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा मेरे पास, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो सीरीज में हमने क्या लिखा था, यहाँ NE लिखा था, क्योंकि EMF सबका ऐड हो जाता है, पैरेलल में EMF सेम रहता है, कितने भी सेल लगा लो पैरेलल में। ऐसे ही सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल n इंटू स्मॉल r, NR हो जाता है, और पैरेलल में कितना हो गया, R by n, ठीक है। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, कुछ बुक्स में इसको R प्राइम लिखा होगा, कुछ बुक्स में R इक्विवेलेंट लिखा होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, R प्लस R by n, टोटल रेजिस्टेंस आ गया, टोटल ईएमएफ पता है तो हम टोटल करंट निकाल सकते हैं। सो आई कितना आया, E अपॉन R प्लस R बाय n, और उसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ऐसे ही हमने सीरीज में निकाला था टोटल करंट, ठीक है ना, सेल सीरीज में, ऐसे ही पैरेलल में, तो इसके स्पेशल केस भी करेंगे। हमारे पास टोटल करंट आ गया, व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज very much less than R by n, then the total current is n times the current drawn from one cell, clear, and when the total resistance external resistance is very much greater than the total internal resistance, then I is equal to the current drawn by single cell। तो opposite है, रेजिस्टेंस में क्या था, यहाँ R ग्रेटर था, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब ज्यादा हो इंटरनल रेजिस्टेंस से तो करंट मैक्सिमम आ रहा था। तो जब बेसिकली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत स्मॉलर हो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो सेल को पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो क्वेश्चन यही आता है, जैसे मैंने सीरीज में बताया था, तो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब बहुत स्मॉल है इंटरनल रेजिस्टेंस के सम से, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत स्मॉल है, तो सेल्स कैसे कनेक्ट होंगे, पैरेलल में। बट उससे अपोजिट जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो सेल्स कैसे कनेक्ट होंगे, सीरीज में, ठीक है। तो ये एक स्पेशल केस था इसका। तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ लिया और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लिया। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज सेल्स इन मिक्स्ड ग्रुपिंग, ठीक है ना। अब सेल्स सीरीज में भी लगे हुए हैं और पैरेलल में भी लगे हुए हैं। इन दिस कॉम्बिनेशन अ सर्टेन नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स आर ज्वाइंड टुगेदर इन सीरीज एंड ऑल सच रोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो बेसिकली सेल क्या है, सीरीज में लगे हुए हैं और ऐसी बहुत सारी रोज हैं जो पैरेलल में लगी हुई हैं। तो n सेल्स लगे हुए हैं सीरीज में और ऐसी बहुत सारी रोज हैं, m नंबर ऑफ रोज हैं, और वो सारा पैरेलल में। मिक्स्ड मतलब सीरीज और पैरेलल मिक्स्ड है। Suppose n such cells, each of EMF E and internal resistance R are connected in series in each row, and m such rows are connected in parallel. So total number of cells कितना हो जाएगा? देखो n नंबर ऑफ सेल्स हैं एक लाइन में और m रोज हैं, तो m इंटू n टोटल नंबर ऑफ सेल्स। नेट EMF कितना होगा? अब एक रो का EMF कितना है? n इंटू e, सीरीज में जो लगा हुआ है। तो पैरेलल में जितने मर्जी लगा लो EMF तो सेम रहता है, तो टोटल नेट EMF कितना होगा, n इंटू e, ठीक है ना। m सच रोज का भी नेट EMF कितना होगा, n इंटू e। सो और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस हर रो का क्या होगा, जो सीरीज में लगी हुई है वो क्या होगा, स्मॉल n इंटू स्मॉल r, n इंटू r, ठीक है ना। ये क्या है, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस एक रो का। बट ये सारी ऐसी रोज किस में लगी हुई है, पैरेलल में, तो हम उसमें निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, 1 by r प्राइम इज 1 by nr प्लस 1 by nr, सारी nr इंटरनल रेजिस्टेंस वाली रोज को पैरेलल में लगा दिया, और m रोज हैं ऐसी, सो m अपॉन nr। तो यहाँ से हम r प्राइम की वैल्यू निकाल लेंगे nr by m, जैसे हमने पैरेलल वाले केस में किया था, क्लियर। सो हम अगर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट का टोटल ईएमएफ कितना होगा, NE होगा, क्योंकि ईएमएफ किसकी वजह से आ रहा है, बस सीरीज में जो सारे ऐड हुए हैं, पैरेलल में तो ईएमएफ सेम है, सो n मल्टीप्लाई बाई ई। बट इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में क्या था, NR था, बट ऐसी m रोज हैं, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट सर्किट का, NR बाई m। सो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, NR बाई m प्लस दिस कैपिटल R, जो रेजिस्टेंस हमने सीरीज में लगाया उसके साथ।
तो टोटल करंट हम यही निकाल रहे हैं हमेशा, टोटल रेजिस्टेंस निकाला, टोटल ईएमएफ निकाला और टोटल करंट। तो यहाँ हमारे पास टोटल करंट की वैल्यू कितनी आई, ME/R प्लस NR/M। और इसको रीअरेंज करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास टोटल करंट की वैल्यू आ गई इन मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग में टोटल करंट कितना है, क्लियर। सो ये हमारे पास इक्विवेलेंट आई। अब ये जो हमारे पास करंट की वैल्यू आई, ये जो करंट की वैल्यू आई, ये मैक्सिमम कब होगी, ये मैक्सिमम कब होगी, जब इसका डिनोमिनेटर है जो ये मिनिमम होगा। करंट मैक्सिमम कब होगा, ये मिनिमम होगा। तो इसको देखते हैं मिनिमम कैसे होगा। अब NR प्लस NR है, ये मिनिमम कब होगा। हमने सपोज क्या किया, इसका अंडर रूट के साथ स्क्वायर कर दिया, इसको भी अंडर रूट के साथ स्क्वायर, एक ही बात है, ये और ये स्क्वायर और अंडर रूट स्क्वायर रूट वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए प्लस 2AB और माइनस 2AB ऐड कर दिया। सपोज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB और प्लस 2AB ऐड कर दिया, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये और ये सेम है, ठीक। अब क्या आ गया हमारे पास, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, उसको क्या लिख सकते हैं हम, A माइनस B का होल स्क्वायर, और ये टर्म एज इट इज, ठीक है। दैट इज अ वे ऑफ डूइंग, दैट इज अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू व्हेन I विल बी मैक्सिमम। सो एज द परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये वैल्यू मैंने बोला मिनिमम होनी चाहिए जो डिनोमिनेटर में, ये मिनिमम कब होगी, जब इस वैल्यू पर डिपेंड करता है, ये तो पॉजिटिव ही है, तो ये कम से कम कितनी वैल्यू हो सकती है, 0 ही हो सकती है, ठीक है ना। ये वैल्यू कम से कम कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता परफेक्ट स्क्वायर। सो एज द परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, सो MR प्लस NR विल बी मिनिमम इफ, कब मिनिमम होगा, जब ये चीज 0 होगी, 0 से कम तो हो नहीं सकती। तो ये वैल्यू कब मिनिमम होगी, जब ये वैल्यू 0 होगी परफेक्ट स्क्वायर। दैट मीन्स रूट MR माइनस NR इज 0 और रूट MR इज इक्वल टू रूट NR, और यहां से हम वैल्यू निकालेंगे कैपिटल R की, दैट इज इक्वल टू NR/M। सो यहां हमारे पास क्या आया, करंट कब मैक्सिमम होगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू NR/M होगा। दैट मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के इक्वल होगा, देन विल गेट द मैक्सिमम करंट। सो सेल्स सीरीज में हमने क्या बोला था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस से, पैरेलल में कम होनी चाहिए जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम होगा इंटरनल रेजिस्टेंस से, ठीक है। और मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या होगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल होगा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम exam point of view and also from competitive exams. So just go through this lecture, just do a derivation once, that is very easy. So this is all about today's lecture. If you have any doubt, you can ask me. Thank you.